मेरा नेपाल के राजनीति में इतना गहरा इंटरेस्ट लेने का वजह क्या है? एक स्वाभाविक वजह ये है कि मैं नेपाल में पला बड़ा, लेकिन प्रमुख वजह वो नहीं है, वैचारिक वजह वो नहीं है। हालांकि मेरा भौतिक दूरी देखिए तो जो लोग ग्राउंड पर रहकर राजनीतिक काम कर रहे हैं नेपाल में, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उन लोगों के लिए उत्तरी ध्रुव नज़दीक है, दक्षिणी ध्रुव नज़दीक है तुलनात्मक, लेकिन मैं जहां अभी खड़ा हूं वो उससे ज़्यादा दूर है। यानी कि दूरी बहुत है, भौतिक दूरी, लेकिन मेरा गहरा इंटरेस्ट रहता है नेपाल की राजनीति में। तो प्रमुख वैचारिक कारण ये है कि दुनिया के अधिकांश लोग जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जो गरीबी है दुनिया में, तो नेपाल से मिलता जुलता जगह है। तो अगर नेपाल में कोई शक्ति आकर के जो प्रति व्यक्ति आय है $1000, उसको $20,000 तक ले जाते हैं, तो एक मिसाल बन जाएगा, एक उदाहरण बन जाएगा कि ऐसे किया जा सकता है। हालांकि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीन भी उदाहरण है, लेकिन उन लोगों का शुरुआत बहुत पहले हुआ। उन लोगों का शुरुआत जिस समय हुआ उस समय आज का टेक्नोलॉजी नहीं था, आज का ग्लोबल वार्मिंग नहीं था। तो आज का फार्मूला कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा फार्मूला जो कि ग्लोबल वार्मिंग को फाइट भी करे और आर्थिक विकास भी करे। ऐसा फार्मूला जो पश्चिमा देश से सबक सीखे कि परिवार और पर्यावरण और संस्कार को बचा करके ही आर्थिक विकास करना होता है। आप आर्थिक विकास किए लेकिन उस राह से परिवार, पर्यावरण और संस्कार को ध्वस्त करते चले गए तो विनाश हुआ ना, वो तो विकास नहीं हुआ। तो उनके गलतियों से सबक सीखते हुए कोई नया फार्मूला चाहिए। हालांकि उनसे भी सीखा जा सकता है, उनसे नहीं सीखा जा सकता ऐसी बात नहीं है। सिंगापुर, चीन, दक्षिण कोरिया से भी सीखा जा सकता है। तो नेपाल में नेपाल की राजनीति में गहरा इंटरेस्ट लेने का प्रमुख कारण वो एक ग्लोबल डायमेंशन है। अभी मेरा पूर्ण रूप से 100% सपोर्ट जनमत पार्टी को है। डॉक्टर सीके राउत के नेतृत्व में जो जनमत पार्टी आ रही है भारी संभावनाओं के साथ, तो मेरा 100% सपोर्ट जनमत पार्टी को है। लेकिन अभी जो नेपाल में जो संसद है, अभी 17-18 महीना जिसका कार्यकाल बाकी है, तो उस संसद में संविधान संशोधन का जो संभावना है, उस संभावना को मद्देनजर रखते हुए अभी तो वहाँ पर फील्ड में तो जसपा ही है। तो इसलिए मैं उस संभावना को मद्देनजर रखते हुए जसपा के आंतरिक राजनीति में भी इंटरेस्ट लेता हूँ। और जनमत वालों को भी लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आंदोलन करना, चुनाव लड़ना ही तो नहीं होता है। आप चुनाव जीत के काठमांडू जाते हैं तो जो स्थायी सत्ता है, 3 लाख ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक महीना नेपाल सरकार से तलब लेते हैं, तो वो तो स्थायी सत्ता हुआ। तो आखिर उस स्थायी सत्ता से ही इंटरेक्शन करना होता है। बाकी पार्टियां हैं तो बाकी पार्टियां तो गायब तो नहीं हो जाएंगे। अगर जनमत पार्टी भारी चुनाव जीत के साथ जाती है तो छोटे हो सकते हैं, लेकिन गायब तो नहीं हो जाएंगे। उनके पात्र भी मोटा मोटी वही रहेंगे। कुछ हेर फदल होने के बाद जो बाद में आएंगे, वो कौन आएंगे वो भी तो अभी से स्पष्ट है। उसी में से आएंगे, उसी में से तुलनात्मक जो जूनियर लोग हैं वो आगे आएंगे। तो आप युद्ध में जाइएगा तो वो तो अध्ययन करना होता है ना, कि मेरा किससे सामना करना होगा, किस परिस्थिति में सामना करना होगा, उनका एटीट्यूड क्या है। तो अभी जो जसपा उस स्थायी सत्ता से इंटरेक्शन करती है,
अन्य पार्टियों से जो इंटरेक्शन करती है, अन्य नेताओं से, तो उससे तो सीखना होगा। यहाँ इसने सही किया, यहाँ इसने गलत किया। सबसे बड़ा सबक तो ये है कि पार्टी के जब आंतरिक अनुशासन, आंतरिक एकता को अगर नहीं बनाए रखिएगा तो मुद्दा ही ध्वस्त हो जाता है। अगर दूसरे शक्तियाँ आपके पार्टी के भीतर खेल सकते हैं तो आपका मुद्दा कमज़ोर पड़ जाता है। तो प्रथम सबक तो वो है। ये गुटबंदी जो है चल रहा है तो उससे बेफायदा होता है आंदोलन को। अगर एक ढीका रह के काम करते तो अच्छा था। कि खैर जो भी है, अभी जो ग्राउंड रियलिटी है इस संसद में, तो संविधान संशोधन का जो हल्का संभावना है उसको नज़र रखते हुए मैं जसपा के आंतरिक राजनीति में इंटरेस्ट लेता हूँ। लेकिन मेरा 100% सपोर्ट जनरल पार्टी को है। अब जो चुनाव आएगी उसमें मेरा 100% 100% सपोर्ट जनरल पार्टी को रहेगा। अब एक समय था जब मेरा 100% सपोर्ट सद्भावना पार्टी को था। 46 साल के बाद जो दौर आया उस दौर में मेरा 100% सपोर्ट सद्भावना पार्टी को था। फिर एक समय ऐसा आया सन 2007 में वाला जो मधेसी क्रांति हुआ, पहला मधेसी क्रांति, मेरा अभी मैं जिस तरह जनरल पार्टी और डॉक्टर सीके राउत के बारे में बात करता हूँ, उस समय मैं फोरम और उपेंद्र यादव के बारे में वैसे ही बात करता था। और वो सब मेरे ब्लॉग पर सुरक्षित है। मैं वो बात छिपा नहीं रहा हूँ कहीं पर। तो दौर होता है। उस पहली मधेसी क्रांति का सफलता यही है कि आज देश के संविधान में संघीयता शब्द है। वो शब्द, एक शब्द स्थापित करना था, किया। हालांकि ग्राउंड पर संघीयता नहीं है। बिहार में है संघीयता, उत्तर प्रदेश में है संघीयता, उत्तराखंड में है संघीयता, पश्चिम बंगाल में है संघीयता, गोरखालैंड में आने वाली है, सिक्किम में है संघीयता, नेपाल में नहीं है, ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन संविधान में तो है। तो और वो सन 2007 जो मधेसी क्रांति हुआ पहला, उससे 2 ही साल पहले हम उसी तक कदर केपी ओली, विजय भंडारी को भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उस समय मुद्दा था लोकतंत्र। तानाशाह राजा को हटाओ और लोकतंत्र का पुनर्बहाली करो। तो उसमें भी एकदम अनकंडीशनल। अभी हम जिस तरह जनमत पार्टी और डॉक्टर सीके राउत के बारे में बात करते हैं, उस समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट और जो सद्भावना थी उनके पक्ष में भी मैं उसी तरह अनकंडीशनली पूरा सपोर्ट कर रहे थे। और उस बात का कोई पश्चाताप नहीं है कि देखो कैसे लोग को सपोर्ट किए। विद्या भंडारी जैसे लोग राष्ट्रपति बन गए या केपी ओली प्रधानमंत्री बन गए, ये मेरे को नहीं लगता है। हालांकि विद्या भंडारी की गलतियां, रामवरण यादव ने जितना बड़ा गलती किया उसके तुलना में बहुत छोटे छोटे गलतियां हैं विद्या जी का। रामवरण यादव, किसी भी देश के राष्ट्रपति का प्रथम काम होता है, चाहे वो भारत का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे अमेरिका का हो, अपने देश के संविधान का सुरक्षा प्रथम कर्तव्य होता है। तो रामवरण यादव ने नेपाल के संविधान का सुरक्षा किया? नहीं ना किया। अंतरिम संविधान, क्रांति ने पैदा किया अंतरिम संविधान। अंतरिम संविधान से ऊपर होती है क्रांति, सबसे ऊपर होती है क्रांति। वो क्रांति पैदा करती है अंतरिम संविधान। उस अंतरिम संविधान के नीचे होती है संविधान सभा। यानी कि अंतरिम संविधान में क्रांति के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्रांति बड़ी होती है अंतरिम संविधान से। और जो अंतरिम संविधान संविधान सभा पैदा करती है, वो संविधान सभा उस अंतरिम संविधान के विपक्ष में नहीं जा सकती है। यानी कि जो अधिकार लोगों को अंतरिम संविधान में मिल चुका है उसको आप हटा नहीं सकते हैं संविधान सभा के मार्फत से। उसमें आप ऐड कर सकते हैं, थप कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा से अंतरिम संविधान बड़ी होती है। लेकिन उस अंतरिम संविधान सभा ने पैदा किया संविधान सभा, लेकिन राष्ट्रपति रामवरण यादव के नज़र के सामने में उस संविधान सभा को बना दिया गया संसद।
संविधान सभा में व्हिप नहीं चलता है, संसद में व्हिप चलता है। तो राष्ट्रपति रामवरण यादव के नज़र के सामने में संविधान सभा को संसद बना दिया गया, लेकिन वो चुपचाप देखते रह गए। उनका कर्तव्य था, राष्ट्रपति का कर्तव्य था कि उसको वैसे नहीं होने दो, कि संविधान सभा को संविधान सभा ही रखना होगा, तुम इसको संसद नहीं बना सकते हो। वो स्टैंड लेना था उनको, नहीं लिए। तो उस गलती के सामने में विद्या देवी भंडारी का कोई भी गलती छोटा पड़ जाता है। विद्या जी की गलतियां भी रही हैं, जैसे कि जब ये नेकपा में जो संघर्ष चल रहा था, तो भीम रावल वगैरह जो गए राष्ट्रपति भवन कि हम लोग संसद का अधिवेशन चाहते हैं, क्योंकि हमें अविश्वास का मत दिखाना है ओली के विरुद्ध। तो वो तो ऑटोमेटिक बात होता है, अगर 25% सांसद जाए राष्ट्रपति भवन में कि हमें संसद अधिवेशन चाहिए, तो उसमें तो राष्ट्रपति विवेक प्रयोग कर ही नहीं सकती है। वो तो संसद अधिवेशन को बुलाना है। तो गलती वहां से शुरू हुआ, दो बार संसद विघटन हो गया। खैर वो अपने जगह पर है, और वो पास्ट टेंस हो गया अभी तक में है ना, संसद पुनर्स्थापना हो गया है। लेकिन तो मेरे कहने का मतलब, अब यही देवबा लीजिए, देवबा निकम्मा भ्रष्ट आदमी, कोई भी आशा नहीं है मेरे को कि ये अच्छा काम करेंगे, मेरे कोई आशा ही नहीं है। मेरे लाइफ टाइम में किसी भी देश की राजनीति में जब कोई नया प्रधानमंत्री आता है मंच पर, तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि कोई नयापन, हालांकि मेरे उसके विचार से सहमति ना हो, फिर भी रहता है कोई नयापन आया, कुछ नया करेगा। देवबा के आने से कुछ भी नहीं, इतना नो एक्साइटमेंट मेरे को ऐसे पहले कैसे अनुभव ही नहीं हुआ था। किसी भी देश में नया प्रधानमंत्री आने के बाद बिल्कुल एक्साइटमेंट ना आना, ये मेरे को पहली बार हुआ। तो बिल्कुल निकम्मा भ्रष्ट आदमी। देखिए, अब अपने पार्टी का महाधिवेशन नहीं करवा सकता, वो देश कैसे चलाएगा। लेकिन सन 2005 में अमेरिका के में जितने नेपाली थे, उसमें मैं अकेला था फुल टाइमर। डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए हटने वाला मैं अकेला था फुल टाइमर, बाकी सब पार्ट टाइमर थे। तो यही देवबा, यही ओली, यही विद्या के लिए ही तो खटे थे कि ये लोग ही आएंगे मंच पर। तो सन 2005 में जो मैंने समय दिया उसके लिए, वो तो लोकतंत्र के लिए दिया। लोकतंत्र में तो होता है, जनता जिसको मत देगी ऐसे लोग आते रहेंगे, और अधिकांश मीडियोकर लोग ही आएंगे। किसी भी देश में वैसे ही होता है, मीडियोकर लोग ही आएंगे आगे। तो ये पात्र का बात नहीं है, पात्र तो कोई भी आए, एज लॉन्ग एज डेमोक्रेसी देश में यथावत रहे तो कोई भी आएंगे पात्र। मेरी असहमति वाले लोग आ सकते हैं, देवबा जैसे लोग आ सकते हैं, ओली जैसे लोग आ सकते हैं, भयंकर पहाड़ी पूर्वाग्रह रखने वाले लोग आ सकते हैं, गलत अपना पद का कार्यभार न संभालने वाले रामवरण यादव आ सकते हैं, विद्या भंडारी आ सकते हैं, सभामुख के तौर पर अपने पार्टी अध्यक्ष से अपने आप को नीचा मानने वाले सभामुख सुभाष नेमांग आ सकते हैं। उस सब संभावनाओं का जानकारी मेरे को तभी से था, सन 2005 में था जानकारी। फिर भी मेरे को कुछ भी ग्लानि नहीं है कि मैंने क्यों समय दिया। तो लोकतंत्र का वो होता है, वो तो लोकतंत्र के लिए समय दिया ना। इस पात्र का उस पात्र का आना, वो तो लोकतंत्र में वैसा होता है। कांग्रेस वाले बीपी का बड़ा नाम लेते हैं, और बीपी स्पेशल लोग तो हैं ही बौद्धिकता के स्तर पर। लेकिन बीपी का देखिए प्रस्थान बिंदु क्या था, वो राणा शासन के विरुद्ध लड़ने वाले लोग। यहाँ राणा शासन खत्म करो, देश में प्रजातंत्र चाहिए। तो बीपी का जो सपना था वो विक्रम संवत 47 साल में पूरा हो गया। उनका सपना था संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय प्रजातंत्र। तो वो विक्रम संवत 2047 में वो पूरा हो गया। उसके बाद संघीयता, गणतंत्र,
ये सब तो उनके मतलब ये फेयर नहीं होगा कि बीपी ने संहिता के बारे में क्यों नहीं सोचा, गणतंत्र के बारे में क्यों नहीं सोचा। ये प्रश्न ही गलत है। यहां तक कि समाजवाद का परिभाषा भी बीपी का कोई मौलिक परिभाषा नहीं है। मैंने हालांकि गहरा अध्ययन नहीं किया, लेकिन जितना अध्ययन किया है वो खाना पुगोस लाउनो पुगोस वाला समाजवाद, उनका वही रहता कि खाना पुगोस लाउनो पुगोस, खाना पुगोस दिन पुगोस। तो सम्मानिक राजतंत्र और प्रजातंत्र तक का था तो पूरा हुआ विक्रम संवत 2047 में। उसके बाद अब किसी भी पार्टी में तो नए लोग को आना होता है, नए विचार आना होता है। अब गणतंत्र के मुद्दा पर तो प्रचंड बाबूराम इन लोग का योगदान रहा है, एमएलए वालों का भी योगदान नहीं रहा। तो अब गणतंत्र कहिए तो ये माओवादी लोगों का नाम आता है, इन लोगों का योगदान रहा है। संहिता कहिए तो स्थापित करने के लिए, हालांकि अब जैसे कि अब गणतंत्र के लिए तो रामराजा प्रसाद सिंह भी बोले थे, लेकिन नेपाल में गणतंत्र आने का प्रमुख कारक तत्व तो वो नहीं हुए। उसी तरह संहिता के पक्ष में गजेंद्र नाथ सिंह ने 1.5 दशक तक संघर्ष किया, सही बात है, लेकिन जब अंतरिम संविधान में संहिता शब्द स्थापित हुआ तो वो तो फोरम के नेतृत्व में जो पहला क्रांति हुआ उसको योगदान जाता है, उसने किया। तो ये मेरा प्रश्न नहीं रहता है कि बीपी ने गणतंत्र के बारे में क्यों नहीं बोला, संहिता के बारे में क्यों नहीं बोला, ये सब वो दिमाग में मेरे प्रश्न नहीं रहता है। बीपी का जो लक्ष्य था वो विक्रम संवत 2047 साल में पूरा हो गया। उसके बाद का उनको मौका ही नहीं मिला, या लाइक एक ही व्यक्ति को आप कहिए कि आप 200 साल बाद जो होगा उसका भी तुम ही विचार दो, तो गलत बात हो गया ना। नए लोग को आना होता है, नए विचार लाने होते हैं, इसलिए तो बहुदलीय लोकतंत्र चाहिए, ताकि एक पार्टी से ना आवे तो दूसरे पार्टी से आवे। तो लोकतंत्र, गणतंत्र, संहिता ये सब आ जाने के बाद हालांकि व्यवहार में तो अभी भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ना लोकतंत्र आया है ना गणतंत्र आया है। अब पार्टी अध्यक्ष लोगों का व्यवहार देखिए तो गणतंत्रात्मक व्यवहार नहीं ना है। आप किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को देखिए, चाहे वो ओली हो, चाहे देवपा हो, चाहे माधव नेपाल हो, चाहे प्रचंडा हो, पूरा राजतंत्रात्मक व्यवहार है। प्रचंडा ने अभी तक अपनी पार्टी का महाधिवेशन एक बार भी नहीं करवाया, तो गणतंत्रात्मक व्यवहार हुआ नहीं ना हुआ। यहाँ देवबा को देखिए, पार्टी छोड़ते ही नहीं है, पड़े हुए वो गणतंत्रात्मक व्यवहार नहीं हुआ। अब ओली को देखिए, उसको लगता है हम अब तो राजा बन गए, जब इच्छा होगा हम संसद विघटन कर देंगे। तो व्यवहार में लाना भी बाकी है, लेकिन संविधान में अक्षरशः तो आ गया है। तो अब जो अगला फेज है तो उसके लिए नई पार्टी चाहिए, नए लीडर चाहिए, नया सोच चाहिए। तो वो पोजीशनिंग अभी वो उस पोजीशन पर जनमत पार्टी वो नया विचार ला सकती है, वो अच्छा जगह पर है, मोमेंटम अच्छा है, पोजीशनिंग अच्छा है। अब जैसे लोग एमएलए वाले मदन महरे का नाम लेते हैं, तो मैं जो कि न कम्युनिस्ट हूँ, न एमएलए हूँ, न हूँ, तो मैं तो वही देखूँगा कि जनमत पार्टी जब मदन महरे जो राष्ट्रीय स्टेज पर आए, पहली बार सांसद बन के संसद में आए, उसके बाद का 3 साल जो है फेज, उनका जो वो शायद नारायणगढ़ मुगलिन रास्ते में जो एक्सीडेंट हुआ, उस समय मैं काठमांडू में ही था। जब वो एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, तो उस समय मैं काठमांडू में ही था। और मैंने शुरू से अभी तक माना है कि वो एक रोड एक्सीडेंट है,
वो एक रोड एक्सीडेंट है। अब चालक की लापरवाही आप कह सकते हैं, लेकिन वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सब है वो उस सबको मैंने कभी नहीं माना है। और उसके ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को किसने मारा, तो उसमें आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करिए, इतने ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं कि जो हार्वी ऑसवाल्ड ने बंदूक चलाया मारा, उस सहज एक्सप्लेनेशन को न मानने वाले लोग बहुत हैं। अब 9/11 ट्विन टावर्स पर जो अटैक हुआ, नहीं वो तो बिन लादेन नहीं किया, जॉर्ज बुश ने किया, कहने वाले लोग हैं बहुत आज। आप इंटरनेट पर सर्च करिए कि 9/11 कैसे हुआ, एक से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मिलेंगे आपको। तो वैसे ही मदन मंडारी का जो दुखद मृत्यु हुआ, एक संभावना के साथ आ रहे थे, तो वो मैंने उसको शुरू से ही, उस समय मैं काठमांडू में था, उसको मैंने एक रोड एक्सीडेंट के रूप में ही माने, क्योंकि अभी भी देखिए प्रत्येक साल मानसून सीजन में उस रास्ते में कितने गाड़ियां दुर्घटना होते हैं, कितने लोग मरते हैं, नहीं मरते हैं। एक्सीडेंट होके बस सब चली जाती है त्रिशूली नदी में, पूरे के पूरे बस, प्रत्येक मानसून में। तो उसी रास्ते पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ बरसात के समय में, तो वो उसको मैंने एक ट्रेजेडी हुआ, गलत मतलब दुखद दुर्घटना हो गई। किसी भी बहुदलीय लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को चुनावी मैदान में परास्त करना होता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध खराब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होता है। तो मैं चाहता कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, कांग्रेस और एमएलए का स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, कभी उसमें किसी का जीत होता है, कभी हार होता है, लेकिन मोमेंटम था, वो एमएलए का बहुमत लाके प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पर चल रहे थे, वो नहीं हुआ, दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गया। लेकिन वो जो 2-3 साल का समय था, उसका तो उस पर तो मैं विवेचना कर सकता हूँ, तो उसके आधार पर मैं कहता हूँ उस 3 साल का जो क्रियाकलाप देखा, तो एक टनकपुर के बांध में नेपाल का 2.5 हेक्टेयर जमीन भारत को क्यों दिया, बस 3 साल उसी पर बात पर हल्ला करते रह गए मदन भंडारी। यार 2.5 हेक्टेयर महाकाली नदी जो है वो दिल्ली का मेलमची है। दिल्ली में जो लोग प्यासे लोग हैं, उनको पानी पिलाने के लिए अगर नेपाल को 2.5 हेक्टेयर जमीन उपहार स्वरूप देना पड़े एज ए गिफ्ट, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जो पब्लिक लाइफ है मदन भंडारी का 3 साल, तो मैं तो इम्प्रेस नहीं हूँ कि यार 2.5 हेक्टेयर जमीन के लिए जो कि नेपाल को उपहार में देना चाहिए भारत को, कि लो तुम लोग पानी पियो, पीने का पानी मेलमची, दिल्ली का मेलमची, उसमें 3 साल खपा दिए। तो मैं तो प्रभावित नहीं हूं, मैं बिल्कुल असहमत हूं कि क्या कर दिया इस आदमी ने। उत्तरी बेल्ट में वैसे 2.5 हेक्टेयर तो प्रत्येक साल 2 साल पर चीनिया सेना ले जाती है, थोड़ा घुसखा दिया। मेरे को लगता है वो सेंटर से कोऑर्डिनेट भी नहीं करते हैं, जो बॉर्डर गार्ड बन के आते हैं वो बिना अपने मन माने थोड़ा घुसखा दिया, थोड़ा, प्रत्येक साल 2 साल पर आता रहता है घटना न्यूज में, तो उस पर तो नहीं बोलता है कोई आज का मदन भंडारी। जमीन तो जमीन ही है ना, किसी भी देश का जमीन आके पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, तो क्या वजह है कि हिमालय क्षेत्र के वीर नेपाली अपना जमीन नहीं रख सकते हैं, लेकिन दक्षिणी सीमाना पर देखिए मधेश के जनता वैसा होने देता है। वैसा 2.5 हेक्टेयर कभी कभी न्यूज में आता है कि नेपाल का 2.5 हेक्टेयर ले गया भारतीय सेना, तो वीर मधेशी वो सुरक्षा करते हैं। जो उत्तरी क्षेत्र के लोग नहीं कर पाते हैं नेपाली, वो दक्षिणी क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। बॉर्डर सुरक्षित है, ओपन है लेकिन सुरक्षित है।